नेक्स्ट उसके बाद जो आता है वो आता है बच्चे टेम्परेचर में, इसी पेज में टारगेट हाई के फीवर। फीवर एक टॉपिक है बच्चे, बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं तो आपको टारगेट हाई सॉल्व करवा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, लिखाऊंगा नहीं। लिखाते बच्चे कोचिंग में है जहाँ वो 2-2 ढाई घंटे पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, टारगेट हाई सॉल्व करवा रहा हूँ इफेक्टिव वे में। तो बच्चे फीवर कितने तरह के होते हैं, देखो बच्चे मैं आपको सारे आसान भाषा में समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है फीवर बच्चे। देखो एक होता है कॉन्टीन्यूअस फीवर, ठीक है। हम जल्दी जल्दी समझेंगे ताकि हम बुक सॉल्व कर पाए, हमारा मकसद है बुक सॉल्व करना, ठीक है। एक होता है रेमिटेंट फीवर, ठीक है बच्चे। उसके बाद एक होता है आपका इंटरमिटेंट फीवर, वो पूछ लेता है कई बार, ठीक है। और लास्ट वाला जो फीवर होता है वो होता है इन्वर्स फीवर। ये 4 फीवर याद रखिएगा, इन्वर्स फीवर बच्चे, ये 4 फीवर याद रखिएगा। फीवर के टॉपिक्स में से ये 4 फीवर याद रखिएगा बच्चे। क्या होता है देखो, मान लो ये सुबह का टेम्परेचर है, ठीक है। सुबह आपका टेम्परेचर इस लेवल पे है, ठीक है, यानी 98.6 है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, 4 डिग्री, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ फीवर आया। बच्चे देखो, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो सही सुबह से, लेकिन 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ा। अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ा तो सही, लेकिन पूरे दिन में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ा और वापस नॉर्मल भी नहीं आया, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ा और वापस नॉर्मल भी नहीं आया बच्चे, कंटिन्यूअस फीवर। याद रखना 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जा रहा है, इसके ऊपर टेम्परेचर नहीं जा रहा है बच्चे। रेमिटेंट फीवर क्या होता है, मान लो ये आपका सुबह का फीवर है, ये कोई मैं खाली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे डायग्राम के थ्रू। मान लो ये आपको सुबह का टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री, सॉरी फ़ारेनहाइट होना चाहिए था, ठीक है। 1 डिग्री बच्चे इसको सेल्सियस कर लो, नहीं तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 37 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक है बच्चे। आपका टेम्परेचर क्या हुआ, यहाँ से बढ़ना चालू हुआ, आपका टेम्परेचर बढ़ा, ये है 2 डिग्री। अगर इस यहाँ से बढ़ता और इससे कम रहता और वापस नॉर्मल भी नहीं आता तो वो होता कंटिन्यूअस फीवर। लेकिन बच्चे ये टेम्परेचर आपका यहाँ से बढ़ता है और 2 डिग्री से ज़्यादा होता है, 2 डिग्री से ज़्यादा होता है। आपका टेम्परेचर बढ़ा है और 2 डिग्री से ज़्यादा रहेगा, उसका जो वेरिएशन रहेगा वो 2 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आपका टेम्परेचर, सुबह 37 है तो यहाँ पे क्या था 37 सुबह है तो 39 के अंडर रहेगा, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कंटिन्यूअस फीवर। यहाँ पर क्या है बच्चे, आपको जो फीवर बढ़ रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर 37 है, 38, 39, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ रहा है और वापस नॉर्मल भी नहीं आ रहा है, दोबारा लौट के वापस फीवर नॉर्मल नहीं आ रहा है बच्चे, उसको कहते हैं रेमिटेंट फीवर। तो बच्चे इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ आप समझ जाओ। कंटिन्यूअस फीवर में फीवर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सही इंसान का, लेकिन 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। रेमिटेंट में बढ़ेगा तो सही लेकिन 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ेगा, इसमें भी टेम्परेचर वापस लौट के नॉर्मल नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा बच्चे। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है आप देखो बच्चे, आज है वेडनेसडे, कल है थर्सडे, परसों है फ्राइडे, ठीक है। इस तरीके से देखो इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है बच्चे। आज रात को उसको बुखार आया, आज सुबह से उसको बुखार आते रात को उसको बहुत ज़्यादा बुखार आया, अगले दिन सुबह वापस से बुखार कम हो गया, ठीक है। इंटरमिटेंट मतलब बीच बीच में बुखार आ रहा है फिर ठीक हो जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसमें देखूँ आपका टारगेट हाई में, ठीक है, फिर वापस शाम को उसको बुखार आएगा फिर नॉर्मल आ जाएगा, फिर वापस शाम को बुखार आएगा फिर नॉर्मल आ जाएगा बच्चे, इंटरमिटेंट फीवर, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल आ रहा था, नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, बुखार फीवर आ रहा है शाम को, फिर देन नॉर्मल में डिप कर रहा है, देन फिर इवनिंग में फीवर आ रहा है, फिर डिप कर रहा है, इंटरमिटेंट फीवर बच्चे। इन्वर्स फीवर क्या होता है आप देख रहे होंगे, सुबह टेम्परेचर क्या रहता है, हमेशा कम रहता है, जैसे जैसे शाम होती है टेम्परेचर बढ़ता जाता है। हमारा क्या होता है, सुबह हमारा टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे शाम होती है हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इन्वर्स फीवर में क्या होता है बच्चे, उसका सुबह टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मोर टेम्परेचर, सुबह उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जैसे जैसे शाम होती जाएगी उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लेस टेम्परेचर। सुबह उसको फीवर होगा, जैसे जैसे शाम होगी उसका फीवर ठीक होते जाएगा। इन्वर्स फीवर, इन्वर्स मतलब उल्टा, सीधा कैसा है, सुबह कम होता है शाम को ज़्यादा होता है, इसका उल्टा कर दो, सुबह ज़्यादा हो रहा है शाम को कम हो रहा है फीवर या टेम्परेचर, इन्वर्स फीवर, ठीक है बच्चे। कॉन्टिन्यूअस फीवर, रेमिटेंट, इंटरमिटेंट, इन्वर्स कभी नहीं भूलोगे, अगर याद करते डेफिनेशन को रटते तो भूल जाते हैं, ठीक है। दो ये डायग्राम भी अपने कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। एक होता है बच्चे रिलैप्सिंग फीवर, एक होता है बच्चे रिलैप्सिंग फीवर। अगर मैं आपको बताऊं कहाँ पर बताऊं, मैं आपको बच्चे यहाँ पर बता देता हूँ। रिलैप्सिंग फीवर
रिलैप्सिंग फीवर क्या करेगा बच्चे, इसी की तरह है, इंटरमिटेंट फीवर की तरह ही है, ज़्यादा होगा कम होगा, ज़्यादा होगा कम होगा। लेकिन बच्चे इसमें क्या हो रहा है, मान लो आज ज़्यादा हुआ, फिर उसका फीवर कम हुआ, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे को। अब बच्चे 3 दिन तक नॉर्मल रहेगा या फिर 1 हफ्ते तक नॉर्मल रहेगा, ठीक है, उसके बाद फिर आएगा, फिर कम होगा, फिर बच्चे 3-4 वीक तक नॉर्मल रहेगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा। इसको बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर। बच्चे बार बार रिलैप्स करता है, फीवर आया गया, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद दोबारा फीवर आया फिर गया, फिर बच्चे 1 हफ्ते के बाद दोबारा फीवर आया फिर गया, या फिर 3 दिन के बाद फिर फीवर आ रहा है, फिर 3 दिन के बाद फीवर आ रहा है। बच्चे रिलैप्सिंग फीवर, रिलैप्स करता है, ठीक है। तो बच्चे टाइप ऑफ फीवर है, कंटिन्यूअस, रेमिटेंट, इंटरनेट, इन्वर्स और रिलैप्सिंग, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्योंकि आगे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस समय पे ये काम आएंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस, ठीक है बच्चे। अब 2 टर्म आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 टर्म आती है। मान लो बच्चे आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रखा है, ठीक है, मान लो आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये आपका बेस लाइन टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंचा हुआ है आपका टेम्परेचर। बच्चे यहाँ से 2 टर्म होते हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। एक होता है अगर आपका टेम्परेचर सडन फॉल करता है ऐसे, और एक होता है जब आपका टेम्परेचर फॉल करता है जिग जैग मैनर में, ऐसे धीरे धीरे करके फॉल करेगा। ये इमेज बना लीजिएगा, इससे आप कभी गलत नहीं करोगे बच्चे। अगर 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 सडनली फॉल करा है, ये 5th फ्लोर है, 5th फ्लोर में से डायरेक्टली किसी ने कूद मार दी नीचे, तो उसे बोलते हैं बच्चे हम क्राइसिस, क्राइसिस। और बच्चे अगर आपका टेम्परेचर बढ़ी हुआ टेम्परेचर अगर धीरे धीरे कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं लाइसिस। तो बच्चे क्राइसिस की डेफिनेशन क्या बोलोगे, सडन रिटर्न ऑफ टेम्परेचर। आप क्या बताओगे बच्चे, सडन रिटर्न ऑफ टेम्परेचर, सडन रिटर्न ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का सडनली एकदम से कम हो जाना, सीधा नॉर्मल में आ जाना, बच्चे क्राइसिस। अगर आपका टेम्परेचर जिग जैग मैनर में, बच्चे यहाँ पर एक टर्म देगा वो क्वेश्चन में, जिग जैग मैनर, जिग जैग मैनर में आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, उसको बोलेंगे लाइसिस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वो कई बार पूछता है। सडन रिटर्न ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज, सडन रिटर्न ऑफ टेम्परेचर टू नॉर्मल इज नोन एज क्राइसिस। इसमें बच्चे 2 और होते हैं, वो कभी पूछ भी सकता है, ट्रू क्राइसिस, फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस मतलब सडनली टेम्परेचर कम हुआ और पेशेंट ठीक भी हो गया, सडनली टेम्परेचर नॉर्मल में आया और पेशेंट में भी सुधार आ गया, ट्रू क्राइसिस। टेम्परेचर तो सडनली नॉर्मल आ गया एकदम से, लेकिन पेशेंट में कोई सुधार नहीं आया, फॉल्स क्राइसिस, ठीक है। लाइसिस धीरे धीरे आना। बच्चे ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए टारगेट हाई को सॉल्व करते करते आगे बढ़ते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे। टारगेट हाई में पेज नंबर 479 में लिखा हुआ है, पेज नंबर 479 में क्या लिखा हुआ है पेज नंबर में, वो कह रहा है माइल्ड फीवर किसको कहते हैं, मॉडरेट फीवर किसको कहते हैं, हाइपरथर्मिया किसको कहते हैं। बच्चे याद रख लेना, माइल्ड, मॉडरेट, माइल्ड फीवर या माइल्ड पायरेक्सिया वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। माइल्ड पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, या फिर बच्चे वहाँ पर एक टर्म आएगा हाइपरथर्मिया और हाइपर पायरेक्सिया। ये याद रखना बच्चे, हाइपरथर्मिया, हाइपर पायरेक्सिया, इसको भी लिख लीजिए अपने नोट्स के कॉपी में लिख लीजिए। नॉर्मल कितना होता है बच्चे, नॉर्मल होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चे माइल्ड फीवर उसको कब बोलेंगे, जब 99 से टेम्परेचर होगा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चे मॉडरेट कब बोलेंगे, जब होगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चे हाइपरथर्मिया और हाइपर पायरेक्सिया पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको ये लिखा रहा हूँ, ठीक है। हाइपरथर्मिया अप टू अगर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जा रहा है उसको बोलेंगे हाइपरथर्मिया। और बच्चे अगर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो उसको बोलेंगे हाइपर पायरेक्सिया। बच्चे ये दोनों टर्म याद रखिएगा, याद रखना। वो पूछेगा हाइपरथर्मिया और आपको इन दोनों में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। हाइपरथर्मिया यानी टेम्परेचर 105 डिग्री तक, ठीक है, और 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो वो होता है हाइपर पायरेक्सिया, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात कर ली। अब कुछ टर्म मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, इसके बाद कुछ टर्म बता देता हूँ मैं डेथ के बाद जो पूछी जाती है। बच्चे जब भी किसी आदमी की मृत्यु होती है वहाँ पर 3 वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब होता है, आपको बच्चे पता होना चाहिए। एक होता है लिवर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, टारगेट हाई में लिखा हुआ है लिवर मोर्टिस। एक होता है एल्गर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस, और एक होता है बच्चे रिगर मोर्टिस। ये यहाँ पर नहीं है, मैं ऐसे ही लिखा रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। लिवर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस। बच्चे डेथ के बाद जो बॉडी की डिस्कलरेशन हो जाती है, डेथ के बाद डिस्कलरेशन, बच्चे बहुत बार पूछा गया है, डिस्कलरेशन ऑफ
डिसकलरेशन ऑफ या आफ्टर डेथ। बच्चे जब कोई डेड बॉडी होती है उसका क्या होता है, मरने के बाद उसकी बॉडी का जब डिसकलरेशन हो जाता है उस स्टेज को बोलते हैं बच्चे लिवर मोटिस। उसके बाद एल्गर मोटिस क्या होता है बच्चे, उसका टेम्परेचर कम होना, कोल्डनेस आफ्टर डेथ के बाद बॉडी का जब टेम्परेचर कम हो जाता है, बॉडी बिल्कुल कोल्ड हो जाएगी। आपने कभी डेड बॉडी को टच किया होगा तो बहुत कोल्ड होगी बच्चे, एल्गर मोटिस। और रिगर मोटिस क्या होता है बच्चे, स्टीफनिंग आफ्टर डेथ, स्टीफनिंग आफ्टर डेथ। अपने नोट्स में लिख लीजिए, याद कर लीजिए बच्चे, ठीक है। याद रखना बच्चे, लिवर मोटिस मतलब होता है डिस्कलरेशन, मरने के बाद जो बॉडी का डिस्कलरेशन हो जाता है, पूरी ब्लू कलर की हो जाती है, या जहां ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है बच्चे। एल्गर मोटिस बिल्कुल ठंडी हो जाती है बॉडी को, जब आप देखोगे डेड बॉडी बिल्कुल ठंडी, कोल्डनेस आफ्टर डेथ, ठीक है। और रिगर मोटिस बच्चे क्या होता है, जो डेड बॉडी होती है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, बहुत स्टिफ हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे अकड़ जाती है बॉडी, रिगर मोटिस। तो बच्चे याद रखने के लिए याद रख लेना बच्चे, लिप का जैसे कलर चेंज हो जाएगा, मरने के बाद उसकी लिप का कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर की हो जाएगी लिप, इसलिए डिसकलरेशन को याद रखना बच्चे, लिवर मोटिस बोलते हैं। एल्गर में ए ऐसा इस तरीके से बना लेना ताकि आपको याद रहेगा, इस तरीके से ए बना लेना। टेम्परेचर क्या करता है उसका, फॉल करेगा, यानी कोल्डनेस हो जाना, दैट इज बच्चे एल्गर मोटिस। और रिगर मोटिस क्या होती है बच्चे, रिगर यानी रिजिड हो जाना, बॉडी का रिजिड हो जाना बच्चे, स्टिफनिंग आफ्टर डेथ, रिगर मोटिस। ये 3 याद रखिएगा बच्चे और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आगे बढ़ते हुए बच्चे अगला है पल्स। पल्स से आपको क्या क्या याद रखना है बच्चे, पल्स से आपको क्या क्या याद रखना है। पल्स से बच्चे सबसे पहले पल्स की साइड देख लीजिए, ठीक है, इमेज में कहाँ से हम पल्स लेते हैं, कैरोटिड पल्स, ब्रैकियल पल्स, फिमोरल पल्स, ठीक है। इस तरीके से पॉप्लिटियल, नी के नीचे क्या होगा, तो बच्चे नॉर्मल डायग्राम में आपको बताना चाहिए, कैरोटिड पल्स यहाँ पर होती है, एपिकल पल्स यहाँ पे होती है, हाथ में ब्रेकियल पल्स होती है, घुटनों के यहाँ पर मतलब नी के पीछे यहाँ पे पॉप्लिटियल होती है, यहाँ पर डोर्सल पैडिस होती है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से इमेज में आप देख लीजिएगा, तो कभी कभी वो पूछ लेता है, ठीक है बच्चा। वो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है एपिकल पल्स से। जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा एपिकल पल्स से। बच्चे एपिकल पल्स पहला क्वेश्चन एपिकल पल्स से पूछेगा। एपिकल पल्स को हम क्या करते हैं, इन सब पल्स को हम फील करते हैं, एपिकल पल्स को हम क्या करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं, यानी स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। अब सुनते हैं तो कहाँ पर, उसका पॉइंट बताओ, एपिकल पल्स जो होती है वो कहाँ पर सुनाई देती है, तो बच्चे आंसर है लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। बच्चे बहुत बार पूछा गया है, मिड क्लेविकुलर लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ऑस्कल्टेट करेंगे एपिकल पल्स को। बच्चे अगर वो, ये तो किस में, अडल्ट में आपको अगर एपिकल पल्स सुनिए तो आप स्टेथ कहाँ पर प्लेस करेंगे बच्चे, अगर वो न्यूबॉर्न में बोले, न्यूबॉर्न में कहाँ पर करेंगे, तो लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, आप क्या बोलोगे, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन कहाँ पर, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। बच्चे ये ध्यान रखिएगा, पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अलग अलग पूछता है बच्चे। बच्चों में न्यूबॉर्न में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिलेगी और अडल्ट में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिलेगी, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। उसके बाद पल्स से दूसरा क्वेश्चन पूछता है। अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पर बच्चे, कभी भी आप किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन ड्रग दे रहे हो, डिजॉक्सिन, बच्चे डिजॉक्सिन की एक खास बात बताता हूँ मैं, अभी आप याद कर लीजिए, जब हम मेडसर्च पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। ये क्या करती है, डिजॉक्सिन क्या करती है, हार्ट रेट को कम करती है। किसी भी पेशेंट को क्या करती है, हार्ट रेट को, किसी भी पेशेंट के हार्ट रेट को ये क्या करती है, कम करती है। तो बच्चे क्वेश्चन वो पूछता है कि कभी भी अगर एक नर्सिंग ऑफिसर किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन देने वाला है तो उससे पहले वो पेशेंट की क्या देखेगा, पल्स चेक करेगा, क्योंकि हमें पता है डिजॉक्सिन क्या करती है, पल्स रेट को यानी हार्ट रेट को कम करती है। तो अगर देखो नॉर्मल कितना होता है 70 to 100, अडल्ट में कितना होता है 70 to 100 नॉर्मल होता है, पल्स रेट 70 to 100 होती है। अब बच्चे अगर उसकी पल्स रेट 60 से कम है, अगर अडल्ट की पल्स रेट 60 पल्स रेट से कम है तो बच्चे उसको डिजॉक्सिन नहीं देंगे। इसीलिए वो क्वेश्चन पूछता है एम्स में कि किस पेशेंट को डिजॉक्सिन नहीं देंगे जिसका पल्स रेट 60 से कम हो। क्यों, क्योंकि अगर हमने पल्स रेट पहले से ही उसका कम है, अगर हमने डिजॉक्सिन दिया तो उसका पल्स रेट और कम होगा बच्चे, ठीक है। या वो क्वेश्चन पूछेगा डिजॉक्सिन देने से पहले क्या चेक करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिफोर गिविंग डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन देने से पहले व्हाट टू चेक, क्या चेक करेंगे, आंसर क्या होगा, मैं आंसर भी लिख देता हूं आपके लिए, आंसर होगा पल्स चेक करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बच्चे वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा व्हेन नॉट टू गिव डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन कब नहीं देना है बच्चे, जब अडल्ट में, दोनों याद रखे हुए हैं, अडल्ट में 60 से कम हो पल्स रेट, कितने से कम हो, 60 बीट पर मिनट से कम हो, और बच्चे
इन्फेंट में, बच्चों में, इन्फेंट में बच्चे 90 बीट पर मिनट से कम हो, 90 बीट पर मिनट से कम हो बच्चे, ठीक है। देखो ये याद रखिएगा बच्चों, जब मैं पढ़ता था तो मैं ये क्वेश्चन बहुत बार गलत करता था बच्चे। वो बोलेगा अगर उसने वहाँ पर इन्फेंट लिखा हुआ है, अगर उसने बच्चा लिखा हुआ है वहाँ पर इन्फेंट लिखा हुआ है, तो बच्चे 90 से अगर उसका पल्स रेट कम है तो डिजॉक्सिन मत देना, ठीक है। और अडल्ट है, अडल्ट में 60 से कम अगर उसका पल्स रेट है तो उसको डिजॉक्सिन नहीं देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बच्चे, डिजॉक्सिन से ये पूछता है। तो एपिकल, और बच्चे एपिकल पल्स को कितने मिनट तक करते हैं? 1 मिनट तक, फुल 1 मिनट तक सुनते हैं, कभी भी ऐसा मत बोलना कि सिर्फ 30 सेकंड तक। एपिकल पल्स जब भी आप सुनोगे, और बच्चों में न्यूबॉर्न में कौन सी पल्स ली जाती है? एपिकल पल्स। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें क्वेश्चन पूछेगा कौन सी पल्स ली जाती है? एपिकल पल्स। पहला क्वेश्चन, न्यूबॉर्न में एपिकल पल्स कितने टाइम तक ऑस्कल्टेट की जाती है? पूरे 1 मिनट तक। अगर किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन दे रहे हैं तो उसका कौन सा पल्स देखेंगे बच्चे? उसका एपिकल पल्स देखेंगे। अगर 60 से कम है तो डिजॉक्सिन नहीं देंगे अडल्ट में, और अगर 90 से कम है तो डिजॉक्सिन नहीं देंगे इन्फेंट में। क्वेश्चन पूछेगी डिजॉक्सिन देने से पहले क्या चेक करेंगे? आंसर होगा पल्स, ठीक है बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्स से जो एक और क्वेश्चन है बच्चे, पल्स से जो एक अलग सा क्वेश्चन बनता है वो ये भी बनता है बच्चे कि पल्स डेफिशिएट क्या होता है? पल्स डेफिशिएट, ठीक है बच्चे, एक टर्म आएगा पल्स डेफिशिएट। पल्स डेफिशिएट क्या होता है बच्चे? तो अगर आप पेशेंट की एपिकल पल्स काउंट करें, एपिकल पल्स, आपने पेशेंट की एपिकल पल्स को काउंट किया, उसके बाद आपने पेशेंट के रेडियल पल्स को काउंट किया, रेडियल पल्स बच्चे, एपिकल पल्स में से माइनस किया आपने रेडियल पल्स को, उसको बोलते हैं बच्चे पल्स डेफिशिएट। पल्स डेफिशिएट बच्चे, वो क्वेश्चन पूछता है पल्स डेफिशिएट से आप क्या समझते हैं? पल्स डेफिशिएट से आप क्या समझते हैं? एपिकल पल्स में से रेडियल पल्स को माइनस कर देना, पल्स डेफिशिएट बच्चे। अगर वहां पर लिखा होगा पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर क्या होता है? अगर वहां पर लिखा होगा पल्स प्रेशर क्या होता है, तब आपने बताना है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से माइनस कर देना है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, वो होता है पल्स प्रेशर। जैसे सिस्टोलिक कितना होता है? 120 माइनस डायस्टोलिक कितना होता है? 80, तो 40 mm ऑफ Hg। तो बच्चे 40 mm ऑफ Hg क्या है? पल्स प्रेशर है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेना बच्चे। पल्स डेफिशिएट क्या होता है? एपिकल पल्स में से रेडियल पल्स को माइनस करना, और पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक बीपी को कम करना, ठीक है बच्चे। एक टर्म और इसमें लिख लीजिए अपनी नोट्स कॉपी में, वाटर हैमर पल्स। इसको बस याद कर लीजिए बच्चे, मैं इसको आगे समझाऊंगा। वाटर हैमर पल्स, वाटर हैमर पल्स, या फिर इसको बोलते हैं बच्चे कोलैप्सिंग पल्स, कोलैप्सिंग पल्स। वाटर हैमर पल्स या कोलैप्सिंग पल्स क्या होता है बच्चे? बहुत स्ट्रांग आपको पल्स फील होगी लेकिन सडनली डिसअपियर हो जाएगी बच्चे, उसको बोलते हैं वाटर हैमर पल्स। बच्चे बहुत स्ट्रांग आपको पल्स फील होगी, सडनली कोलैप्स हो जाएगी, उसको बोलते हैं वाटर हैमर पल्स। और बच्चे ये आपको देखने को मिलता है ऑर्टिक रीगर्गिटेशन के फेस में, रीगर्गिटेशन। ऑर्टिक रीगर्गिटेशन के बीच में आपको क्या मिलेगा? वाटर हैमर पल्स देखने को मिलता है। फुल वॉल्यूम पल्स सडनली डिसअपियर, फुल वॉल्यूम पल्स सडनली क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है बच्चे। फुल वॉल्यूम पल्स सडनली डिसअपियर, ठीक है, उसको बोलते हैं वाटर हैमर पल्स, और वो देखने को मिलती है ऑर्टिक रीगर्गिटेशन के केस में, ठीक है बच्चे। ऑर्टिक रीगर्गिटेशन आगे मेडिसिन में मैं आपको समझाऊंगा, आपको यहाँ पर याद रखना है वाटर हैमर पल्स। पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है किस में देखने को मिलती है? ऑर्टिक रीगर्गिटेशन। आप नेट में देख सकते हैं ऑर्टिक रीगर्गिटेशन क्या होता है, फुल वॉल्यूम। तो बच्चे एक ये क्वेश्चन यहाँ से होता है, ठीक है। नंबर 477 टारगेट हाई, पेज नंबर 477 में लिखा हुआ है बच्चे टारगेट हाई में कि अगर किसी का ये हाथ है, ठीक है, किसी के हाथ में यहाँ पर लिखा हुआ है, बस याद कर लेना, कभी पूछ सकता है। किसी के हाथ में अगर बच्चे रेड कलर का रिस्ट बैंड लगाओ, अगर किसी के हाथ में रेड कलर का रिस्ट बैंड बताओ तो ये क्या बताता है बच्चे? ये बताता है दैट पेशेंट हैज़, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेट दैट पेशेंट हैज़ एलर्जी। ये क्या इंडिकेट करता है? अगर रेड कलर का रिस्ट बैंड अगर किसी के हाथ में बंधा हो, अपने इंडिया में तो नहीं, बाहर बंधा रहता होगा, इंडिकेट करता है दैट पेशेंट हैज़ एलर्जी। पेशेंट के क्या है? एलर्जी है, ठीक है बच्चे, ये याद रखना है। यहाँ से ये पॉइंट भी है पेज नंबर 477। तो मैं हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्योरी का, अभी हम क्या करें, टारगेट हाई की थ्योरी सॉल्व करें पेज नंबर, ठीक है, 476 से 518 तक, वो 476 से 518 तक इतने सारे क्वेश्चन अभी तक हमने बना दिए हैं। और अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट